अरे करमजली, ये क्या है? मुझे नहीं खानी तेरी ये भिंडी रोटी। माँ जी, अब जो घर में रखा है वही तो बनाऊंगी मैं। ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर, समझी? मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर ला। मेरे तो करम ही फूट गए तो जैसी बहू पाकर। बेचारी सिमरन अपने आंसू पोंछती है, फिर घर में बचे थोड़े से बेसन से अपनी सास के लिए चीला बनाती है और खुद वो भिंडी रोटी खाती है। सिमरन का पति अभय भी सारा दिन आवारा गर्दी ही करता रहता था और कुछ भी काम नहीं करता था, जिस कारण सिमरन को घर खर्च चलाने के लिए सिलाई का काम करना पड़ता था। आसपास की औरतें उससे ही कपड़े सिलवाती थीं। लो सिमरन भाभी, ये मेरे 3 नए ब्लाउज बना दो और ये तुम्हारे पहले के 500 रुपए। शुक्रिया भाभी। इस तरह लोगों के कपड़े सिलकर सिमरन घर खर्च चलाती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे रात दिन ताने देती थी। ससुराल में सिमरन की हालत बहुत ज्यादा बदतर हो गई थी। ऐसे ही एक रोज सिमरन की छोटी बहन, जो कि बहुत अमीर थी, वो शहर में रहती थी। एक रोज उसे अपनी बहन सिमरन की बड़ी याद आती है। सिमरन दीदी से मिले हुए कितने दिन हो गए, मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है। क्यों ना मैं उनसे मिलकर आऊं, साथ ही उनसे अपनी ननद के लिए लहंगा भी बनवा लूंगी। वैसे भी लहंगे बनाने में तो वो माहिर है। यही सोचकर रीना अपनी कार लेकर अपनी ननद के साथ सिमरन के गांव उसके गरीब घर पर पहुंच जाती है। रीना, तू कितने दिनों बाद मैं तुझे देख रही हूँ। तो ठीक तो है ना मेरी बहन? हाँ दीदी, लेकिन ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? आपने तो खुद को पूरी तरह काम में ही झोंक दिया है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है बहन। अच्छा दीदी, मेरी ननद कोयल की सगाई है कुछ दिनों बाद जयपुर में, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमसे अच्छा लहंगा इसके लिए कोई नहीं बना सकता। सिमरन दीदी, मुझे अपनी सगाई में ना कुछ डिफरेंट पहनना है, जो किसी ने भी ना पहना हो। ऐसा कुछ डिफरेंट तरह का लहंगा। डिफरेंट लहंगा? हाँ, जैसे कपड़े, मोरपंख, पत्तों का लहंगा, ये सब तो आजकल नॉर्मल है। मुझे इससे कुछ अलग पहनना है। वैसे भी आप तो जानती हो मेरी सगाई जयपुर में है, जहाँ गर्मी खूब होती है, इसलिए मुझे कुछ ऐसा पहनना है जिसमें मुझे गर्मी भी ना लगे और मैं फ्रेश फील करती रहूं, कुछ अलग। अच्छा ठीक है, तो बस तुम मुझे 2 दिन का समय दो। मैं ऐसा लहंगा बनाऊंगी कि तुम उसे देखते ही खुश हो जाओगी। 2 दिन तक वो दोनों सिमरन के घर पर ही रुकती हैं, जहाँ सिमरन उनकी मेहमान नवाजी के साथ साथ कोयल की सगाई के लिए लहंगा बनाने में भी लग जाती है। सिमरन के गांव में एक बर्फ का पहाड़ होता है, जिसकी बर्फ कभी भी नहीं पिघलती थी। वो वहाँ से बर्फ लाती है, फिर 2 दिन बाद वो उसके लिए बहुत ही सुंदर बर्फ का लहंगा बनाकर तैयार कर देती है। देखो तो कोयल, ये लहंगा कैसा है? वाह दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया। सच में दीदी, बर्फ का लहंगा तो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अरे आपकी कारीगरी के आगे तो बड़े बड़े फैशन डिजाइनर भी फेल हैं। वो दोनों उसको 50,000 रुपए उस लहंगे के दे देते हैं। ऐसे ही कोयल की सगाई का दिन भी आ जाता है और वो उस बर्फ के लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। पार्टी में आए सब लोग उसके लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं। साथ ही मीडिया में भी उसके लहंगे के चर्चे हो जाते हैं, जिससे बड़े बड़े शोरूम के मालिकों की उसके घर में ऑर्डर देने के लिए भीड़ लग जाती है। कुछ ही दिनों में सिमरन की किस्मत बिल्कुल बदल जाती है। अब वो काफी ज्यादा अमीर हो जाती है, जहाँ नौकर चाकर उसके आगे पीछे घूमते हैं और वो एक फेमस फैशन डिजाइनर बन जाती है। अब उसकी सास और पति भी उसके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं और वो भी उसके काम में उसकी मदद करते हैं और इस तरह वो अपनी आगे की जिंदगी हंसी खुशी से जीने लगती है। आराध्या और माला दोनों अमीर गरीब सहेलियां थीं। आराध्या एक अमीर व्यापारी की बेटी थी और माला एक गरीब मजदूर की बेटी। माला बहुत भोले स्वभाव की थी। उसे लगता था कि आराध्या अमीर होकर भी उसकी सहेली है, जबकि ऐसा नहीं था। आराध्या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही माला के साथ रहती थी।
माला, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और तू जानती है ना, मेरी कॉलेज के बहुत से प्रोजेक्ट करने अभी बाकी रह गए हैं। क्या आज तू अपनी कॉलेज से छुट्टी लेकर मेरे प्रोजेक्ट पूरे कर देगी? 2 दिन बाद तो मेरी भी परीक्षाएं हैं, मुझे भी तो तैयारी करनी है। प्लीज, तू तो मेरी अच्छी सहेली है ना, अपनी सहेली के लिए इतना भी नहीं कर सकती? हाँ ठीक है, कर दूंगी। अक्सर ही ऐसा होता था। आराध्या माला के साथ अपनी दोस्ती का बहुत फायदा उठाती थी। माला भी सीधेपन से उसके सारे काम कर देती थी। इस वजह से कई बार माला की खुद की परीक्षाएं भी अच्छी नहीं जा पाती थी। क्या बात है माला, तुमने अपने सारे लेक्चर छोड़ दिए? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे कॉलेज का ये लास्ट ईयर है, तुम्हें इसलिए ज्यादा मेहनत करनी है और तुम इस बार की परीक्षाओं में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाई हो। सॉरी मैम, इस बात का मैं ध्यान रखूंगी कि मैं अगली परीक्षाएं अच्छे से दे सकूं। माला को पता था कि उसकी परीक्षाएं अच्छी ना जाने का कारण क्या है, पर वो अपनी दोस्ती के नाते चुप रहती है। माला, तू आराध्या के सारे काम करती है, देखा? इसी वजह से तेरी परीक्षा में कितने कम नंबर आए हैं। अरे तू उसे बोल दिया कर कि तेरी अपनी भी पढ़ाई है, ये थोड़ी है कि तू उसके काम करेगी और अपना छोड़ देगी। माँ, आराध्या मुझे अपनी अच्छी दोस्त मानती है और फिर एक दोस्त की मदद करना तो एक दूसरे दोस्त का फर्ज होता है। कोई नहीं, मैं इस बार ज्यादा मेहनत कर लूंगी। माला इस बार पास तो हो जाती है, पर उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं। कुछ दिनों बाद शहर में एक बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला था। आराध्या भी इस फैशन शो का हिस्सा बनकर इस फैशन शो को जीतना चाहती थी, इसलिए वो सबसे स्पेशल दिखने के लिए तैयारी कर रही थी। पापा, फैशन शो में जिसका लहंगा सबसे बेस्ट होगा उसे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। मैं चाहती हूँ मेरा लहंगा सबसे सुंदर और स्पेशल दिखे। पापा, क्यों ना आप मेरे लिए सोने का लहंगा बनवा दो? बस फिर तो देखना, किसी की भी औकात नहीं है कि मुझसे जीत जाए, क्योंकि सोने का लहंगा सिर्फ मैं ही बनवा सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। हाँ हाँ ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, जो तुम चाहती हो वैसा ही लहंगा बनवा लो। सोने का लहंगा बनवा कर दे रहे हो? अरे बहुत महंगा बनेगा। तो क्या हुआ आराध्या की माँ, हमारी बिटिया कुछ दिनों बाद अपने ससुराल चली जाएगी। अभी तो शादी से पहले इसके पास मौका है इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेने का और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। कोई नहीं, जा बिटिया, तुझे जैसा सोने का लहंगा बनवाना है बनवा ले, पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है पापा। अगले दिन माला और आराध्या बातें करते हुए जा रही थी। तभी बातों ही बातों में आराध्या को पता चलता है कि माला भी इस फैशन शो में हिस्सा ले रही है, तो वो जोर जोर से हंसने लगती है। तू और कंपटीशन में हिस्सा लेगी? रहने दे, तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि तू लहंगा खरीद सके। ये कंपटीशन ना हम जैसे अमीरों के लिए है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। एक सेकंड, बुरा मत मानना, मैं जो बोल रही हूँ ना बिल्कुल सच बोल रही हूँ। कंपटीशन में सबको बढ़िया लहंगे पहनने हैं और तुझे पता है मैं पहले ही सोने का लहंगा खरीद चुकी हूँ, तो कंपटीशन में दूर दूर तक कोई नहीं है जो मेरी बराबरी करेगा। तू मेरी सहेली है, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तो इस कंपटीशन में हिस्सा मत ले। वो तो ठीक है, पर माँ का मन है कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूँ। वो मेरे लिए बहुत सुंदर लहंगा तैयार करने में मेरी मदद कर रही है। मैं लहंगा घर पर ही सिल रही हूँ। क्या? तो लहंगा घर पर ही सिल रही है? रहने दे, कोई फायदा नहीं है। घर पर सिले हुए लहंगे वालों को तो एंट्री भी नहीं मिलने वाली। अच्छा, मैं जा रही हूँ, तो शाम को घर पर आ जाना, मुझे लहंगे के साथ की ज्वेलरी लेने जाना है। माला का मन थोड़ा खराब हो जाता है और वो घर जाकर उदास हो जाती है। अरे माला, तू आ गई। देख, मैंने सोच लिया है कि तू इस फैशन शो में घास का बना हुआ लहंगा पहनेगी। घास का लहंगा बहुत सुंदर बनेगा। मैं तेरे लिए घास का लहंगा तैयार करने में मदद करूंगी। तू जल्दी से जाकर बगीचे में से ढेर सारी घास तोड़ लाना और बड़ी बड़ी घास लाना। अरे क्या हुआ माला, मैं कुछ बोल रही हूँ। माँ, मैं इस कंपटीशन को नहीं जीत पाऊंगी, मुझे पता है। फिर मैं बेकार में ही मेहनत करूंगी। आपको पता है, आराध्या ने सोने का लहंगा खरीदा है और उसका लहंगा बहुत सुंदर है। वहाँ पर बैठे हुए सारे
सारे लोग मुझ पर हंसेंगे अगर मैं घास का लहंगा पहनकर जाऊंगी तो। माला, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी हम दुनिया को जीत सकते हैं। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। हार और जीत कुछ नहीं होती, प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही बड़ी बात होती है। और तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो। हार और जीत का फैसला तुम लेना छोड़ दो, बस तुम अपना 100% दो। अपनी माँ की बातें सुनकर माला में हिम्मत आती है और वो अपने लिए घास का लहंगा तैयार करना शुरू करती है। फैशन शो आने तक माला अपनी माँ के साथ मिलकर बहुत बढ़िया घास का लहंगा तैयार कर लेती है। जब आराध्या फैशन शो वाली जगह पर पहुँचती है तो माला वहीं पर खड़ी हुई थी। माला का लहंगा बहुत ही अलग डिजाइन का था। माला के लहंगे को देखकर आराध्या के साथ की और भी लड़कियां हंस रही थीं। माला, तूने ये क्या पहन लिया? तू तो बिल्कुल तमाशा लग रही है। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी। अब मेरे से दूर होकर चल। मैंने सोने का लहंगा पहना हुआ है। तेरा घास का लहंगा मेरे सोने के लहंगे को खराब कर देगा। चल दूर हट। ठीक है राध्या, फिर मैं अंदर चली जाती हूँ। मैं तो गेट पर तुम्हारा वेट कर रही थी। सभी लड़कियाँ बहुत पैसे वाले घर की थी। खासकर आराध्या का जो लहंगा था वो तो सोने का बना हुआ था। सबने पक्का यकीन कर लिया था कि प्रतियोगिता का फर्स्ट प्राइज आराध्या ही जीतने वाली है। फैशन शो स्टार्ट होता है। एक एक करके सारी लड़कियाँ स्टेज पर पहुँचने लगी। आराध्या का नंबर आया तो वो भी स्टेज पर पहुंची। उसके बाद माला की बारी आती है। माला अपने घास के लहंगे को पहनकर स्टेज पर पहुंचती है तो जज माला की क्रिएटिविटी को देखकर चौंक जाते हैं। सारी लड़कियां स्टेज पर खड़ी होती है, जिनमें माला भी खड़ी थी। मुझे तहे दिल से ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर जितने भी जज आए हुए हैं उन्होंने इस फैशन शो प्रतियोगिता की फर्स्ट विनर चुन ली है। मैं अब उस विजेता का नाम बोलने जा रही हूँ। तो आज के फैशन शो की फर्स्ट विनर है माला। जी हाँ, माला ने इस फैशन शो के लिए जो लहंगा तैयार किया है वो इन्होंने घर पर ही सिला है और इसी वजह से इस प्रतियोगिता की पहली विजेता माला बनी है। माला के लिए जोरदार तालियां। माला को विजेता देखकर आराध्या जल भुन जाती है और फैशन शो छोड़कर चली जाती है। उस दिन जब आराध्या फैशन शो छोड़कर चली गई तब माला को एहसास हुआ कि आराध्या उसकी खुशी में शामिल नहीं हुई, क्योंकि आराध्या के मन में स्वार्थ था। वो तो केवल माला का इस्तेमाल करती थी अपने काम पूरे करवाने के लिए। माला को पुरस्कार की ट्रॉफी मिलती है। धीरे धीरे माला सफलता की ओर बढ़ने लगती है। माला अपनी मेहनत से आगे तो बढ़ गई थी, पर उसे एक बात का दुख था। उसने अपने जीवन में दोस्त को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। माँ, आप मेरी शादी पर भी ऐसा ही लहंगा बनाना। मैं ऐसा ही लहंगा पहनकर शादी करूँगी। आप बनाएंगी ना ऐसा लहंगा मेरे लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची। मैं तो अपनी बेटी के लिए इससे भी ज्यादा सुंदर ब्राइडल लहंगा बनाकर तैयार करूँगी। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन मेरी बेटी इस घर से विदा होकर जाएगी। अच्छा, इसका मतलब आपको मुझे घर से भेजने की बहुत जल्दी है? मैंने तो ऐसे ही कहा था। अरे बेटी, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी होनी ही है। तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही है और माँ के लिए वो दिन बहुत खुशी का होता है और उसकी बेटी अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहती है। इससे खुशी की बात एक माँ के लिए हो ही नहीं सकती। ये लो, नंदिनी बिटिया भी आ गई। बिटिया, तुम्हारा लहंगा तैयार है। लहंगा तो बहुत ही सुंदर बनाकर तैयार हुआ है, लेकिन मैं इसके पैसे नहीं देने वाली। ये क्या, तुमने इस कलर से ये डिजाइन क्यों बनाया है? मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अगर ये डिजाइन बनाना भी था तो सेम कलर से बनाना था। कितना गंदा लग रहा है। जमींदार की बेटी की शादी हो रही है, तुम चाहती हो कि मैं ये लहंगा पहनकर शादी करूं? अरे बिटिया, तुम्हारी माँ ने तो यही डिजाइन बताया था और कहा था बिल्कुल सेम ही बनाना है, तो मैंने बिल्कुल सेम बनाया है। देखो तो कितना प्यारा लग रहा है। इसे पहनकर तुम बिल्कुल राजकुमारी लगोगी।
मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और 5 दिन बाद मेरी शादी है और अब मुझे किसी अच्छे से बुटीक पर जाना होगा और उनसे अपनी शादी का लहंगा बनवाना होगा। ये लहंगा तो बिल्कुल बेकार लग रहा है और माँ ने जो 1000 रुपए एडवांस दिए थे वो ही रखिए आप। इसका तो मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाली आपको। नंदिनी, कैसी बातें कर रही हो? मेरी माँ ने कड़ी मेहनत करके तुम्हारे लहंगे को बनाकर तैयार किया है कि जमींदार की बेटी की शादी है, उसके लहंगे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और अब तुम पैसे देने से मना कर रही हो, ये तो गलत बात है। ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, सोच समझ के बात कर। मैं जमींदार की बेटी हूँ, जमींदार की। मैं 1 मिनट में तुम्हें इस गांव से 9-2-11 करवा दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन ये पहनने के लायक ही नहीं है। नंदिनी बेटी, शांत हो जाओ। ठीक है बिटिया, अगर तुम्हें इसके पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, ले जाओ, मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझ लेना। नंदिनी अपने दोस्त के साथ वो लहंगा लेकर चली जाती है। तभी उसकी दोस्त उससे कहती है, अरे यार नंदिनी, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसके पैसे तुम्हें दे देने चाहिए थे और तेरी माँ ने पैसे देकर भेजा तो था, फिर तूने इस लहंगे के पैसे क्यों नहीं दिए? तुझे मेरे साथ रेस्टोरेंट में जाना है या नहीं? तुझे पता है ना मेरी माँ कितनी कंजूस है। मुझे मौका अच्छा दिखा कि ये गरीब कुछ तो कर नहीं पाएगी, तो इस गरीब का फायदा उठा लेती हूँ। वैसे सच में ये लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ऐसा लहंगा तो अच्छे से अच्छे बुटीक में भी नहीं मिल सकता। नंदिनी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसे जरा सा भी एहसास नहीं होता कि उसने एक गरीब के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। एक गरीब के इतने दिन की मेहनत के पैसे उसने अपनी चंद मिनट की खुशियों के लिए अपने पास रखे थे। वहीं दूसरी तरफ जानवी अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने उस नंदिनी की बच्ची को ऐसे ही क्यों जाने दिया? बेटी, वो जमींदार की बेटी है और वो अपने पिता से कहकर हमारी शिकायत कर देती तो वो हमें गांव से बाहर निकाल देते, फिर हमारा क्या होता बेटी? निहारिका अपनी बेटी को समझाने लगती है कि हम लोग गरीब हैं और वो अमीर, हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। जानवी को बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ ने इतनी मेहनत की और उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। ऐसे ही वक्त गुजरता है और कुछ दिन बीत जाते हैं, जिससे निहारिका की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगती है। उसके बाद वो बैठकर एक लहंगा बनाने लगती है, जिसे देखकर जानवी अपनी माँ से कहती है, माँ, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप लहंगा बना रही हैं। माँ, आप बस आराम कीजिए, मैं सारे काम करने के लिए हूँ ना। हाँ बेटी, काफी दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है। मुझे लगता है कि अब मेरा समय आ गया है इस दुनिया से जाने का, तो सोचा जाने से पहले तुम्हारे लिए एक शादी का लहंगा बनाकर तैयार कर देती हूँ। एक पुरानी साड़ी रखी थी और कुछ मटेरियल थे, उसी से तुम्हारे लिए शादी का लहंगा बना रही हूँ। फिर क्या था, ऐसे ही काफी दिनों तक निहारिका वो लहंगा बनाते रहती है और इतनी मेहनत के बाद आखिरकार वो एक सुंदर सा लहंगा बनाकर तैयार कर लेती है। जानवी, ये देखो, लहंगा बनकर तैयार भी हो गया। बेटी, इसे पहनकर तू बिल्कुल परी लगेगी। इतना सुंदर लहंगा देखकर जानवी भी बहुत खुश होती है। फिर अचानक एक दिन निहारिका के घर एक बूढ़ी औरत आती है और निहारिका से कहती है, बेटी, मेरी बेटी की शादी है और उसके पास शादी में पहनने के लिए लहंगा तक नहीं है। क्या तुम कुछ दे सकती हो ताकि मैं अपनी बेटी को उसकी शादी का लहंगा दिला सकूं? मैंने बहुत जगह लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? कोई बात नहीं अम्मा जी, आप यही रुकिए, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद निहारिका अंदर चली जाती है और उसने जानवी के लिए जो लहंगा बनाकर तैयार किया था वो लेकर आती है और कहती है, अम्मा जी, ये लीजिए, मैंने अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से शादी का ये लहंगा बनाकर तैयार किया था,
लेकिन गरीबी के कारण मेरी बेटी की शादी कहीं नहीं हो पा रही है। सबको तो दान दहेज चाहिए और मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से दूंगी। इतना कहने के बाद ही वो बूढ़ी औरत एक परी के रूप में आ जाती है और निहारिका से कहती है, मैं परी लोक से आकर पृथ्वी पर लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन पहले मैं उनकी परीक्षा लेती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपनी बेटी के लिए जो शादी का लहंगा बनाकर तैयार किया था, वो तुम एक मजबूर बूढ़ी औरत को देने के लिए तैयार हो गई। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अब मैं ये शादी का लहंगा जादुई बनाती हूँ। उसके बाद वो परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस लहंगे को जादुई सेब के लहंगे में बदल देती है। ये जादुई सेब का लहंगा है। अब तुम इससे कुछ भी मांग सकती हो और हंसी खुशी से रह सकती हो। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे सामने एक परी है और मेरी बेटी के लहंगे को जादुई सेब का लहंगा बना दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी परी जी, और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती रहूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद निहारिका अपनी बेटी के पास जाकर उसे परी के बारे में सब कुछ बताती है। फिर जैसे ही निहारिका उस जादुई सेब के लहंगे से कहती है कि उसे पैसे चाहिए, तो उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है और पैसों की बारिश होने लगती है। अब पूरे गांव में निहारिका से अमीर कोई भी नहीं था। इतना सारा धन दौलत देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी से उछलने लगते हैं। फिर उस दिन के बाद से निहारिका और जानवी जादुई सेब के लहंगे के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। चल निकाल पैसे, मेरी दारू खत्म हो गई है, मुझे बोतल लेनी है, चल। मेरी दोनों बच्चियों के कपड़े फट गए हैं, मैं उन्हें कपड़े तक नहीं दिलवा पा रही हूँ, और आप हैं कि आपको अपने पीने की पड़ी है। छी, कैसे बाप है आप, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं तुझसे पैसे मांग रहा हूँ और तू मुझे लेक्चर देने में लगी हुई है। तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ, रुक, तुझे अभी ठीक करता हूँ। हरीश ने बहुत सारी शराब पी रखी थी। वो गुस्से में चूल्हे के पास रखा एक बड़ा सा बर्तन उठाता है और उससे भावना के सर पर वार कर देता है, जिससे भावना के सर से खून निकलने लगता है। फिर गुस्से में हरीश वहाँ से चला जाता है। फिर भावना अपने सर का खून साफ करके एक कपड़े का कतरन अपने सर पर बांध लेती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों के फटे हुए कपड़े सिलने लगती है। शाम को भावना अपनी दोनों बेटियों को खाना परोसती है। क्या माँ, आज फिर से रोटी जामुन की सब्जी के साथ ही खानी पड़ेगी? हाँ माँ, हमें कब से दूसरी सब्जी खाने का मन है। आप कभी तो दूसरी सब्जी बना दो ना माँ। बच्चों, आजकल मेरा काम थोड़ा मंदा चल रहा है और बाजार में सब्जी भी बहुत महंगी मिल रही है। वो तो हमारे आंगन में जामुन का पेड़ है, जिस कारण मैं तुम्हें इसकी सब्जी बनाकर खिला पाती हूँ। लेकिन माँ, अपने आंगन में ये जामुन का पेड़ आखिर आया कहाँ से? ये बात सुनकर भावना पुरानी यादों में खो जाती है। बेटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तेरे पास कुछ भी खाने को है तो इस बूढ़ी को दे दे बेटा। भावना 2 रोटी सब्जी के साथ अम्मा को खाने को देती है। मेरे पास तुझे देने के लिए इस जामुन के पौधे के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसे तू अपने आंगन में लगा लेना, एक दिन ये तेरे बहुत काम आएगा। भावना उस पौधे को अपने हाथ में पकड़कर देख ही रही होती है कि पलक झपकते ही वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर भावना उस जामुन के पेड़ को अपने आंगन में लगा लेती है। बेटी, अगर आज हमारे पास ये जामुन का पेड़ नहीं होता तो हम क्या खाते? ये सुनकर दोनों बहनें चुप हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, इतनी देर हो गई, ये दोनों अभी तक घर नहीं लौटी। आखिर कहाँ रह गयी?
भावना उन दोनों को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर घर के पीछे पत्ते खेल रही अपनी दोनों बेटियों पर जाती है। चल अब जल्दी से पत्ते फेंक और ये देख मैं जीत गई। ये देखकर भावना को बहुत गुस्सा आता है। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम दोनों का बाप कम था क्या, जो अब तुम दोनों भी पत्ते खेल रही हो? चलो यहाँ से। लगता है मुझे किसी भी तरह पैसे जोड़कर इनको स्कूल भेजना ही पड़ेगा। लेकिन इनकी स्कूल की ड्रेस, किताबें, फीस, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। देखिए, मुझे मेरी माँ ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आप बहुत अलग अलग तरह का सुंदर डिजाइन वाला लहंगा बना सकती हैं। ये लहंगा मैं आपको बहुत ही भरोसे के साथ बनाने के लिए दे रही हूँ। ये लहंगा पूरे 1 लाख रुपए का है और इसे सिलने के लिए मैं आपको 10,000 रुपए दूंगी। लेकिन हाँ, इसे बहुत ही ध्यान से बनाइएगा। अगर इस लहंगे में कोई भी दिक्कत आई तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? 10,000 सुनते ही भावना ने झट से हाँ कर दी। अब वो दिन रात एक करके पूरी मेहनत से उस लहंगे को सिलने बैठ गई। 4 दिन के अंदर ही उसने पूरा लहंगा बनाकर तैयार कर लिया। इतना सुंदर लहंगा देखकर उन दोनों बहनों ने कहा, माँ, आप तो कितना अच्छा लहंगा बना लेती हो। आप हम दोनों के लिए भी ऐसा लहंगा बना दो ना। हाँ माँ, आप बना दो ना हमारे लिए। अच्छा ठीक है बच्चों, इस लहंगे को सिलने से जो पैसे मिलेंगे उनसे घर का राशन भरवाने, तुम्हारे लिए स्कूल की किताबें, ड्रेस लेने के बाद फिर जो पैसे बचेंगे उससे मैं तुम दोनों के लिए बाजार से कपड़ा लाकर लहंगा सिल दूंगी। लेकिन शराब के नशे में धुत हरीश वो सारी बातें सुन लेता है। तभी वो लड़की वहाँ पर आती है और भावना से अपना लहंगा लेकर बदले में पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हरीश भावना से वो पैसे छीनकर ले जाता है। भावना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हरीश उसकी एक नहीं सुनता। वो पैसे मुझे दे दीजिए, उनसे मुझे अपनी बेटियों का एडमिशन करवाना है, उनके लिए लहंगे बनाने के लिए कपड़ा लाना है। हरीश उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। भावना थक हार कर उस जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उस पेड़ से एक जामुन आकर उसकी गोद में गिरता है। मैं एक जादुई जामुन हूँ जो कई दिनों से तुम्हारे दुखों को देख रहा है। मेरे इन जामुनों से तुम अपनी बेटियों के लिए लहंगे बनाकर तैयार कर सकती हो। वो ना तो कभी फटेगा और ना ही खराब होगा और ना ही इस पेड़ से ये जामुन कभी खत्म होंगे। इतना कहते ही उसके सामने जामुनों का ढेर लग जाता है। फिर भावना पेड़ के नीचे सिलाई मशीन लाकर उसकी छांव में ही बैठकर अपनी दोनों बेटियों के लिए जामुन के लहंगे बनाकर तैयार कर लेती है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फिर अपनी दोनों बेटियों को पहनाती है। उन जामुन के लहंगों को देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और खुशी से आंगन में झूम रही होती हैं। सड़क किनारे से गुजर रहे लोगों की नजर जब उनके जामुन से बने लहंगों पर जाती है तो वो भी भावना के पास ऑर्डर देने आने लगते हैं और एडवांस के तौर पर उसे पैसे दे जाते हैं। हरीश फिर से जैसे ही भावना से पैसे छीनने आता है तभी जादुई जामुन का पेड़ उसे बहुत मारता है। ये देखकर हरीश डर जाता है। तभी जादुई पेड़ कहता है, बहुत परेशान कर लिया तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, इन्हें कुछ मत करो, ये जैसे भी है मेरे पति हैं। भावना, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन इन सब के बाद भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो। सचमुच तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। और जादुई पेड़, तुम भी मुझे माफ कर दो। अब मैं अपने परिवार को कोई दुख नहीं दूंगा और हमेशा के लिए शराब छोड़ दूंगा। उस दिन के बाद से हरीश शराब छोड़ देता है और वो कुछ ही दिनों में काफी अमीर हो जाते हैं। फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।
दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।